दोस्तों ये स्टोरी का तीसरा भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। दिव्यांश को फिर से उसी लड़की की आवाज सुनाई दी। क्या कह रहे हैं मिस्टर रघुवंशी, 1 घंटा ही सही, क्या आपको उसके साथ सुकून महसूस नहीं हुआ? क्या आपका गुस्सा कम नहीं हुआ? मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं आपको उसके साथ सुकून मिला, तभी आपने उसके साथ 1 घंटा स्पेंड किया। मुझसे ज्यादा आपको कौन जान सकता है? दिव्यांश ने फिर से गुस्से में कहा। मैं उस लड़की के साथ कुछ नहीं करना चाहता था। मुझे उस लड़की के साथ कुछ नहीं करना। उसका मासूम चेहरा मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। कितनी बार मैंने उस लड़की को मना किया, लेकिन लड़की एक नंबर की जिद्दी है। दिव्यांश को फिर से उस लड़की की आवाज सुनाई दी। उसने हंसकर कहा, मिस्टर रघुवंशी, वह लड़की जिद्दी है तो आप क्या कम जिद्दी हैं? आपके जिद के आगे तो पूरा रघुवंशी परिवार हार मानता है। एक सिवाय है जो आपकी बात नहीं मानता, वरना आपके चाचू विराज, रूही सब तो आपकी बात मानते हैं ताकि आपको गुस्सा ना आ जाए। दिव्यांश ने फिर से चिल्लाकर कहा, मैं क्या करूं अब इस लड़की का? उसके भाई ने मुझे तुमसे दूर कर दिया, तुम चली गई मुझे छोड़कर, मैं अकेला पड़ गया। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं था, एक तुम ही थी जो मुझे समझाती थी, जिसे देखकर मेरा गुस्सा गायब हो जाता था। अब तुम नहीं हो, मैं क्या करूं? वापस आ जाओ मेरे पास, तुम्हारे बिना मर रहा हूं। तभी कमरे का गेट नॉक हुआ। दिव्यांश की आंखें गुस्से से लाल थी और उसकी आंखों में कुछ आंसू भी थे। दिव्यांश ने अपने आप को शांत किया और गेट खोल दिया। सामने बबीता खड़ी थी। दिव्यांश ने बबीता को देखा, लेकिन बबीता को दिव्यांश की लाल आंखें देखकर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि दिव्यांश ना जाने ऐसा कितनी बार कर चुका था। बबीता ने कहा, सर वह लड़की। बबीता ने इतना ही कहा था कि दिव्यांश के चेहरे पर टेंशन आ गई। दिव्यांश ने बबीता की पूरी बात नहीं सुनी और अपने कमरे में जाकर देखा तो दृष्टि बेडशीट को ओढ़कर सो रही थी। दृष्टि ने खुद को इतने अच्छे से कवर किया हुआ था जैसे उसे लग रहा था कि दिव्यांश दोबारा आ जाएगा और उसके साथ वह सब करेगा। दिव्यांश ने दृष्टि को देखा तो देखता ही रह गया। सोती हुई दृष्टि बहुत ही प्यारी लग रही थी। बेशक उसकी आंखें सूज चुकी थी, गालों पर आंसुओं के निशान थे, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। दिव्यांश ने एक नज़र फिर बबीता को देखा, जो दिव्यांश के पीछे ही खड़ी थी। दिव्यांश ने कहा, क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ इस लड़की को? बबीता दृष्टि को देखकर समझ गई थी कि वहां क्या हुआ था। बबीता को दृष्टि के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन एक नौकर की हैसियत से वह दिव्यांश को कुछ कह नहीं सकती थी। बबीता ने हिम्मत करते हुए दृष्टि के पैरों से बेडशीट हटाते हुए कहा, सर यह देखिए, शायद इनकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही। यह सुनकर दिव्यांश का गुस्सा बढ़ गया। दिव्यांश ने कहा, और तुम यह मुझे बता रही हो, जाकर डॉक्टर को कॉल करो। बबीता ने हिम्मत करते हुए कहा, डॉक्टर आएंगे तो क्या बोलूं? दिव्यांश ने गुस्से में कहा। बबीता ने फिर से हिम्मत करते हुए कहा, सर आप जानते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन सर के दोस्त हैं, वह हर्षवर्धन सर को बता देंगे। दिव्यांश ने अपनी आंखें बंद की और फिर दोबारा गुस्से में कहा, तो अब क्या करना है? तुम ही बता दो। बबीता ने कहा, सर आप मेडिकल स्टोर से मेडिसिन मंगवा दीजिए, मैं इन्हें खिला दूंगी। दिव्यांश ने अपना फोन निकाला और उसने कुछ टाइप करके फोन जेब में रख लिया। दिव्यांश ने फिर बबीता को देखकर कहा, मैंने ड्राइवर से कहकर मेडिसिन मंगवा दी है, तुम इस लड़की को खिला देना। बबीता ने हाँ में गर्दन हिलाई और दिव्यांश जाने लगा। बबीता ने पीछे से रोकते हुए कहा, सर आप डिनर नहीं करेंगे? दिव्यांश ने एक मासूम सी आवाज में कहा, नहीं, लेकिन इस लड़की को कुछ जरूर खिला देना। इतना कहकर दिव्यांश फिर से दूसरे कमरे में चला गया। दिव्यांश सोफे पर लेटा हुआ था, क्योंकि उसे बेड पर नींद नहीं आ रही थी। दिव्यांश को खुद नहीं पता था कि आज उसके साथ क्या हुआ है। दिव्यांश ने वाइन की 2-3 बोतल पी ली थी। पता नहीं रात को किस पल दिव्यांश को नींद आई। राजस्थान एयरपोर्ट सुबह के 4 बज रहे थे। बेंगलुरु से राजस्थान की फ्लाइट लैंड हुई थी। उस फ्लाइट में से एक 24 साल का लड़का निकला, जो दिखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट और गुड लुकिंग था। 5 फुट 11 इंच हाइट, दिखने में अच्छे अच्छे मॉडल को फेल कर दे।
परफेक्ट बॉडी, जैसे पता नहीं जिम में कितना टाइम स्पेंड करता है। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी जो उसकी स्मार्टनेस को बढ़ा रही थी। उसकी काली आंखें, जिसे कोई भी लड़की देख ले तो उसमें डूब जाए, लेकिन चेहरे पर बहुत ज्यादा टेंशन। शौर्य ने जैसे ही वह वीडियो देखी, शौर्य का दिमाग खराब हो गया। शौर्य बेंगलुरु से राजस्थान पहली फ्लाइट लेकर ही आ गया। शौर्य घबराता हुआ जैसे ही एयरपोर्ट से निकला, उसे बलराज मिला। बलराज शौर्य को एयरपोर्ट लेने आया हुआ था। शौर्य ने अपने दोनों हाथों से बलराज की बाजू पकड़ी और हिलाकर कहा, बलराज अंकल, क्या हुआ? मेरी आरू रघुवंशी मेंशन कैसे पहुंची? शौर्य ने अपने मोबाइल में बलराज को वीडियो दिखाते हुए कहा, यह सब क्या है, मुझे बताइए। बलराज अंकल, मेरी आरू कहाँ है? सिवाय रघुवंशी उसके साथ क्या कर रहा है? बलराज ने शौर्य को तसल्ली देते हुए कहा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं सब कुछ बताता हूँ। शौर्य ने टेंशन भरी आवाज में कहा, मुझे गाड़ी में नहीं बैठना। बलराज अंकल, मुझे बताइए, आरू सिवाय रघुवंशी मेंशन में क्या कर रही है? वहां कैसे गई? आप जानते हैं आरू की हालत, वह इस हालत में यह सब कुछ कर रही है। यह कहते कहते शौर्य की आंखों में आंसू आ गए। बलराज ने शौर्य को संभालते हुए कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। शौर्य, इस वक्त तुम्हारा राजस्थान आना ठीक नहीं है। अब तुम आ ही गए हो तो चुपचाप गाड़ी में बैठो, इससे पहले कि सिवाय के आदमी तुम्हें देख लें। शौर्य ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है, मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरी आरू का क्या? बलराज ने सिवाय का हाथ पकड़ा और गाड़ी तक खींचता हुआ लाया। बलराज ने फिर कहा, समझने की कोशिश करो शौर्य, तुम्हारा यहाँ होना ठीक नहीं है। सिवाय रघुवंशी को पता चल गया तो तुम्हें देखते ही गोली मार देगा, इसलिए चुपचाप गाड़ी में बैठो और हवेली चलो। शौर्य ने अपना हाथ बलराज के हाथ से झटके से छुड़ा लिया और बलराज ने शौर्य को संभालते हुए कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बलराज ने जैसे तैसे खींचकर शौर्य को गाड़ी में तो बैठा लिया, लेकिन शौर्य का मन शांत नहीं हुआ। शौर्य कंटिन्यू बलराज से क्वेश्चन किए जा रहा था और बलराज गाड़ी चलाने में बिजी था। जब शौर्य को लगा बलराज उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, तो उसने गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ दिया, जिससे गाड़ी पेड़ से जा लगी। बलराज ने गुस्से में कहा, शौर्य, यह क्या कर रहे हो? अपनी जान की परवाह नहीं है तुम्हें? समझते क्यों नहीं? सिवाय रघुवंशी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी जान ले लेगा। शौर्य ने गुस्से में कहा, तो अपनी जान बचाने के लिए मैं अपनी आरू की जान खतरे में डाल दूं, अपनी आरू को भेड़ियों के हवाले कर दूं? आप लोगों ने एक बार नहीं सोचा और बिना सोचे समझे मेरी आरू को उन लोगों के पास भेज दिया। मैं हवेली नहीं जाऊंगा। इतना कहकर शौर्य गाड़ी से उतर गया और शौर्य 4 कदम ही चला था कि बलराज ने आवाज लगाकर कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? वापस आ जाओ। शौर्य, तुम्हारा रघुवंशी मेंशन जाना ठीक नहीं है। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। वापस आ जाओ शौर्य। शौर्य ने बिना पलटे कहा, अगर मेरी जान जाने से मेरी आरू बच जाती है तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर शौर्य तेज कदमों से रघुवंशी मेंशन की तरफ जाने लगा। शौर्य राजपूत रघुवंशी मेंशन पहुंच चुका था। शौर्य ने सीधा जाते ही हॉल में चिल्लाना शुरू कर दिया, सिवाय रघुवंशी बाहर निकल। सिवाय रघुवंशी मर्द है तो मुझसे बात कर, एक बच्ची की आड़ में मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। अगर हिम्मत है तो मुझसे बात कर। तभी वहां राजवीर आ गया। राजवीर ने शौर्य को देखा तो बिना किसी भाव के कहा, तुम प्लीज शांत हो जाओ, सिवाय सर आते ही होंगे। शौर्य ने राजवीर को देखकर कहा, तुम्हारे सामने मेरी बहन के साथ यह सब हो रहा है और तुम अभी अपनी ड्यूटी निभा रहे हो? कैसे हो राजवीर? तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, या तुम जानते नहीं कि आरू मेरी बहन है? मुझे यकीन नहीं आता कि कभी सिवाय मेरा दोस्त था और तुम मेरे सीनियर। राजवीर ने कहा, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है और ना ही इस दुश्मनी से है। मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ और मुझे मेरी ड्यूटी करने दो। राजवीर के कहने के बाद भी शौर्य का गुस्सा कम नहीं हुआ। शौर्य अब भी कंटिन्यू सिवाय को आवाज लगा रहा था। सिवाय ने जब शौर्य की आवाज सुनी तो उसे भी गुस्सा आ गया। सिवाय ने अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ सीढ़ियों से नीचे हॉल में आने लगा और सिवाय को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और सिवाय सुलगती हुई आंखों से शौर्य को देख रहा था। दोनों एक दूसरे को भूखे शेर की तरह देख रहे थे, जैसे कितने दिनों से उन्होंने शिकार नहीं किया और अब वह दोनों एक दूसरे का शिकार करेंगे। तभी शौर्य को आरू सिवाय के कमरे से निकलती हुई दिखाई दी। शौर्य की नजर आरू पर ऊपर गई तो वह हैरान हो गया, क्योंकि आरू ने सिवाय के कपड़े पहने हुए थे। शौर्य ने आरू को सिवाय के कपड़ों में देखकर गलत समझ लिया।
और इसी वजह से शौर्य का गुस्सा दोगुना हो गया। शौर्य ने शिवाय से कहा, तो तुम मेरी बहन के साथ इतनी घटिया हरकत भी कर सकते हो? तुमने देखा नहीं वह लड़की 18 साल की है और तुम उसे अपने कमरे में ले गए। राजवीर ने आरू को देखा तो वह भी हैरान हो गया। दूसरी तरफ दिव्यांश ने रात भर ड्रिंक की थी, इसलिए उसकी आंख देर से खुली। दिव्यांश ने अपनी आंखें खोली और अपना सिर पकड़ लिया। दिव्यांश के सिर में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। दिव्यांश जैसे तैसे उठा और वॉशरूम चला गया। करीब 1 घंटे बाद तैयार होकर वह नीचे डाइनिंग टेबल पर आया। दिव्यांश ने जैसे ही ब्रेड के स्लाइस अपने मुंह में रखा, उसके दिमाग में दिव्यांश ने बबीता से कहा, क्या उस लड़की ने नाश्ता कर लिया? बबीता ने कहा, नहीं सर, कल मैंने उसे खाना खिलाकर टैबलेट दे दी थी। शायद टैबलेट के नशे की वजह से वह अभी सो रही है। आप परेशान मत होइए, मैं उसे नाश्ता करवा दूंगी। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। मैं उसके लिए परेशान नहीं हो रहा हूँ, बस पूछ रहा था कि उसने खाना खाया या नहीं। इतना कहकर दिव्यांश ने जो स्लाइस उठाया था वह प्लेट पर ही रख दिया और अपना कोट लेकर मेंशन से निकल गया। शिवाय ने शौर्य का रिएक्शन देखा तो वह समझ गया कि शौर्य को लग रहा है शिवाय ने आरू के साथ कुछ गलत किया है। शिवाय ने इस गलतफहमी का पूरा फायदा उठाया और बोला, तुम तो जानते ही हो शौर्य, मैं आज तक किसी लड़की के करीब नहीं हूँ। तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड याद है लायरा, अमेरिकन ब्यूटी, मैं कभी उसके करीब भी नहीं गया। लेकिन तुम खुद ही बताओ, मैं जवान हूँ, मेरे भी कुछ अरमान हैं और तुम्हारी आरू यह तो कितनी इनोसेंट है और कितनी प्यारी। देखो जरा अपनी बहन को, कितनी नाजुक से छुई मुई सी है। किसी को भी प्यार आ जाए तो तुम ही बताओ मैं इसे कैसे छोड़ देता। आरू ने शौर्य को देखा तो धीरे धीरे नीचे आने लगी। शौर्य को देखकर आर्या के चेहरे पर अभी कोई इम्प्रेशन नहीं था। उसे तो शिवाय की बात समझ में नहीं आ रही थी। शौर्य ने फिर गुस्से में कहा, शिवाय रघुवंशी खानदान की इज्जत रख लेते। रघुवंशी मेंशन तो किसी की इज्जत करने में कभी पीछे नहीं हटता। फिर तुम इतनी गिरी हुई हरकत मेरी बहन के साथ कैसे कर सकते हो? इतना कहकर शौर्य ने जैसे ही शिवाय को मारने के लिए हाथ उठाया, शिवाय के बॉडीगार्ड ने शौर्य को पकड़ लिया। शिवाय ने इस बात का फायदा उठाया और अपना एक हाथ आर्या की तरफ बढ़ाया। आर्या ने बिना सोचे समझे अपना हाथ शिवाय के हाथ पर रख दिया। शिवाय ने आर्या को खींचकर अपने सीने पर लगा लिया। शिवाय ने शौर्य को जलाने के लिए यह कर तो लिया था, लेकिन शिवाय के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से धड़कने लगी। शिवाय को खुद नहीं पता था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और शौर्य को देखकर कहा, देखो शौर्य, दुश्मनी दुश्मनी होती है, कैसे निभानी है कैसे नहीं यह मैं नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है कि दुश्मन को वहां वार करो जहां उसकी कमजोर नस होती है। और तुम्हें देखकर लगता है कि तेरी बहन तेरी कमजोर नस है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी कमजोर नस को ही दबा दूं। इतना कहकर शिवाय धीरे धीरे आर्या की कमर को रब करने लगा और आर्या को अभी समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। शिवाय के ऐसा करने से शौर्य का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शौर्य को 4 बॉडीगार्ड ने पकड़ा था, लेकिन वह चारों बॉडीगार्ड शौर्य की ताकत के सामने कमजोर पड़ते नजर आ रहे थे। तभी राजवीर ने 2 बॉडीगार्ड को इशारा किया और फिर से बॉडीगार्ड ने शौर्य को पकड़ लिया। शौर्य तड़प रहा था जैसे बिना पानी के मछली। शौर्य ने चिल्लाकर कहा, शिवाय मत कर ऐसा, तुझे हमारी दोस्ती की कसम, तुझे मुझसे प्रॉब्लम है ना? मुझे गोली मार दे, लेकिन मेरी आर्या के साथ ऐसा मत कर। शिवाय ने हंसते हुए कहा, तुझे गोली मार दूंगा तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तू तड़पेगा तो मुझे सुकून मिलेगा। और कौन सी दोस्ती की बात करता है? वह दोस्ती जिसके चलते तूने मेरी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया। मेरी माँ, मेरे बाप, सबको तो मार दिया तूने। इतना कहकर शिवाय आरू की कमर पर हाथ डालकर उसे अपने कमरे में ले जाने लगा। शौर्य ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, शिवाय समझने की कोशिश कर, आर्या ठीक नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दे। तू जो कहेगा मैं करूंगा, उसे छोड़ दे। लेकिन शिवाय के कान तो जैसे बहरे हो गए थे। शिवाय आर्या को सीढ़ियों से ऊपर ले जा चुका था। शौर्य नीचे कंटिन्यू चिल्ला रहा था। शौर्य ने बेबस होकर कहा, शिवाय तू जो कहेगा मैं करूंगा।
तू अगर मुझे कुत्ता बनाकर भी रखेगा मैं रह लूंगा, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दे। उसका इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है, वह बीमार है, उसे छोड़ दे। तुझे यशोदा, माँ की कसम। अपनी माँ का नाम सुनकर शिवाय रुक गया। शिवाय ने गुस्से में पलट कर कहा, अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम मत ले। मेरी माँ ने तुझे मुझसे ज्यादा प्यार किया और तूने मेरे साथ क्या किया? तू एक्सीडेंट करके भाग गया। तुझसे इतना नहीं हुआ कि तू मेरी फैमिली को हॉस्पिटल ले जाए। तू अगर उन्हें हॉस्पिटल ले जाता तो शायद वह लोग बच जाते, लेकिन तूने उन्हें सड़क पर तड़पते हुए छोड़ दिया और अब तू मुझे माँ की कसम दे रहा है। चल ठीक है, जब तूने मेरी माँ की कसम दे दी तो मैं तुझे 4 दिन देता हूँ। अगर तूने 4 दिन मेरा टॉर्चर झेल लिया तो मैं तुझे और तेरी बहन को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू मेरा टॉर्चर नहीं झेल पाया तो मैं तेरी बहन के साथ वह सब कुछ कर लूंगा जो तू नहीं चाहता। शौर्य ने बेबसी की आवाज में कहा, मैं तेरा हर टॉर्चर सहने के लिए तैयार हूँ। तू मेरी बहन को छोड़ दे। शिवाय ने अपनी सुलगती हुई आंखों से शौर्य को देखा और गुस्से भरी आवाज में कहा, शौर्य राजपूत, सहना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। विराज अपाहिज हो गया। विराज अब किसी से मिलना पसंद नहीं करता, ना ही अपना ट्रीटमेंट करवाता है। और यह सब कुछ हुआ तुम्हारी मेहरबानी की वजह से। जो विराज हमेशा हंसता खेलता रहता था, वह विराज शांत हो गया। जो विराज मुझसे बात बात पर बहस करता था, वह अब मुझसे बात तक नहीं करता। वह विराज जिसका चाचू के गले लगे बिना दिन नहीं गुजरता था, वह चाचू को देखना पसंद नहीं करता। विराज किसी को अपने नजदीक नहीं आने देता। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा। जो विराज कुछ सेकंड के लिए भी एक जगह नहीं बैठता था, वह अब अपने कमरे से नहीं निकलता। दिव्यांश के रिया की डेथ हो गई। दिव्यांश को जिस रिया ने इंसान बना दिया था, वह फिर से डेविल बन गया। माँ, पापा, चाचू, चाची सब तुम्हारे एक्सीडेंट का शिकार हो गए। कोई नहीं बचा। इन आंखों ने 5 लाश देखी हैं। रोही डिप्रेशन में चली गई। हम सब ने कितनी मुश्किल से रोही को संभाला था, हम ही जानते हैं। अगले ही पल शिवाय ने आर्या के बालों को कसकर पकड़ लिया और शौर्य के सामने ले जाकर कहा, तुम्हारी बहन पर आई तो तुम कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हो गए। कभी हमारे बारे में सोचा है? तुमने हमारा पूरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद करके रख दिया। शिवाय ने जब आर्या के बालों को पकड़ा तो आर्या बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई, ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। यह बात शिवाय ने नोटिस नहीं की। आर्या शिवाय से बस डर रही थी। शौर्य ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, शिवाय छोड़ दे उसे, वह लड़की बीमार है। तेरी दुश्मनी मुझसे है। मुझे मार बाल नोचने का शौक है तो मेरे नोच, मेरी आरू के नहीं। शिवाय ने इतना सुना तो झटके से आर्या के बालों को छोड़ दिया। आर्या जमीन पर गिर गई। शिवाय ने फिर से गुस्से में कहा, सही कहा तुमने, तेरे बाल पकड़ने चाहिए, लेकिन तुझे तो अपने बालों से बहुत प्यार है ना। कोई इन्हें हाथ लगाता है तो तुझे गुस्सा आता है, तो तुमसे तुम्हारी प्यारी चीज ही छीन लेता हूँ। इतना कहकर शिवाय ने जोर से आवाज लगाई, राजवीर। कुछ ही सेकंड में राजवीर हाथ बांधे शिवाय के सामने खड़ा हो गया। शिवाय ने गुस्से में कहा, राजवीर सर के बाल कटवा दो। दूसरी तरफ मेंशन के बैक साइड के पोर्शन में विराज रहता था। विराज व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। विराज जिसकी उम्र 24 साल थी, हाइट 5 फुट 11 इंच, घर में सबका लाडला। विराज भी शिवाय विराज के चाचू का बेटा था, जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। दिखने में कुछ कुछ शिवाय जैसा था, लेकिन चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी। विराज के अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। विराज रघुवंशी परिवार का सबसे फनी लड़का था। बात बात पर मजाक करना, कमेंट करना उसकी फितरत में था। विराज के अंदर एक खूबी थी, कोई भी बंदा उसके साथ अगर 10 मिनट जो भी टाइम बिताता था, वह हंस हंस कर पागल हो जाता था। लेकिन अब विराज शांत हो गया, ना किसी से मिलता, ना किसी से बातें करता, बस अपने ही कमरे में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताता है। विराज अपने कमरे की बालकनी में पक्षियों को निहार रहा था। तभी विराज का नौकर दीनू काका वहां आए। उनके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। दीनू काका ने कहा, विराज बेटा, क्या देख रहे हो? विराज ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, देखो ना काका, यह पंछी उड़ सकते हैं, चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकते हैं, और मैं इस व्हील चेयर से बंध गया।
दीनू काका ने नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखी और विराज के सर पर हाथ फेर कर कहा, विराज बेटा ऐसा नहीं सोचते, तुम भी ठीक हो जाओगे। तुम भी इन पक्षियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, लेकिन तुम खुद ही इलाज कराने में आनाकानी करते हो। विराज ने हंसते हुए कहा, आप नहीं समझोगे काका, मेरा इलाज अब कभी नहीं होगा। मैं कभी इस व्हील चेयर से नहीं उठ पाऊंगा। मैं जानता हूँ सब मुझे झूठी तसल्ली देते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन सच यही है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। दीनू काका ने फिर कहा, विराज बेटा खाना खा लो, इतना नकारात्मक नहीं सोचते। विराज ने कहा, नहीं काका, भूख नहीं है, आप नाश्ता वापस ले जाइए। दीनू काका ने विराज के हाथ पर अपना हाथ रख कर कहा, निराश नहीं होते विराज बेटा, भगवान ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सोचा होता है। तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ सोचा है। मेरा दिल कहता है कि तुम इस व्हील चेयर से जरूर उठोगे। तुम्हारी जिंदगी में भी कोई आएगी जो तुम्हारा हाथ पकड़कर इस अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाएगी। अपने ऊपर विश्वास रखो, फिर सब ठीक होगा। विराज ने हंसते हुए कहा, दीनू काका, पिछले 1 साल से आप मुझे यही सब सुना रहे हैं। आपको पता भी है कि जो मुझे अंधेरे से निकाल कर उजाले में लेकर जाती है, वह मेरा हाथ कब का इसी अंधेरे में छोड़कर चली गई। दीनू काका नाराज होते हुए कहा, देखो विराज बेटा, पहले ही कह देता हूँ, मुझे वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। इतने से कपड़े पहनकर पूरे रघुवंशी मेंशन में मटकती थी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आपसे प्यार नहीं करती, आपके पैसों से प्यार करती है। लेकिन आप ही हैं मुझे बार बार समझाते थे कि नहीं काका, मुझसे प्यार करती है। अब पता चला आपसे प्यार नहीं करती थी। भला ऐसी लड़की के लिए भी रो रहे हैं। कैसा जमाना आ गया है, भगवान राम राम। विराज ने दीनू काका की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आप नहीं समझोगे काका, यह जो प्यार है ना, प्यार ऐसा ही होता है, और एक बार किसी से हो जाए तो फिर उसे भूल नहीं पाता। दीनू काका ने ब्रेड के स्लाइस लेकर विराज के मुंह में डालते हुए कहा, अगर ऐसा प्यार होता है तो समझ लीजिए वह आपके प्यार के लायक नहीं। आपके लिए तो कोई राजकुमारी आएगी जो आपके दुख दर्द में आपका साथ देगी, ना कि सिर्फ सुख में, जो आपके आंसुओं को रोकने की वजह बनेगी, ना कि आपके आंसुओं को बहने की, जो आपको पहले जैसा हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ बना देगी, आपको इस व्हील चेयर से आजाद कर देगी, जिसके साथ आप अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। एक और बात, जो इतने इतने से कपड़े नहीं पहने, ढंग के कपड़े पहनेगी। विराज ने नाश्ता चबाते हुए कहा, काका ऐसी ही बातें करके आप मुझे रोज नाश्ता करवा देते हैं। इस बार दीनू काका की आंखों में भी पानी आ गया। दीनू ने कहा, विराज बेटा, जब तुम बहुत छोटे थे तब हम इस घर में आए थे। जब तुम छोटे थे तो हम तुम्हें अपने ही हाथों से खाना खिलाते थे। मालकिन को बस हम पर ही यकीन था, किसी और नौकर को आपको हाथ भी नहीं लगाने देती थी। सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके साथ यह सब हो जाएगा। विराज ने कहा, बस कीजिए काका, इतना इमोशनल मत हुआ कीजिए। लाइए खिला दीजिए, आज भी आपके हाथ से खाकर सुकून मिलता है। आप खाना खिलाते हैं तो लगता है जैसे माँ ही खाना खिला रही है। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। दिव्यांश अपने केबिन में बैठा हुआ था। आज आंखें बंद किए चेयर पर लीन था। आज उसने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की। आज वह अपने केबिन से बाहर ही नहीं आया और न ही उसने किसी को अपने केबिन में आने की परमिशन दी। दिव्यांश को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने रिया का हक दृष्टि को दे दिया। दिव्यांश पहले आंखें बंद करता था तो उसे रिया दिखाई देती थी, लेकिन आज उसे दृष्टि दिखाई दे रही थी। दिव्यांश ने ना जाने कितनी ही बार सिगरेट पी ली थी, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह पहले ही रिया के यादों से बाहर नहीं निकला था और अब दृष्टि उसे खुद नहीं पता कि वह अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। तभी दिव्यांश के केबिन का गेट किसी ने नॉक किया। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, मना किया है ना कि कोई मेरे केबिन में नहीं आएगा। तभी एक ऐसी आवाज दिव्यांश के कानों में पड़ी, सर मैं हूँ पैंथर। पैंथर दिव्यांश का बॉडीगार्ड, उम्र 29 साल, हाइट 6 फुट 2 इंच। दिव्यांश के लिए जान देने के लिए भी तैयार, दिखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं लेकिन किसी से कम भी नहीं। राजवीर के बाद रघुवंशी परिवार अगर किसी पर यकीन करता है तो वह है पैंथर, जो ज्यादातर दिव्यांश के साथ ही रहता है। दोनों के बीच कहीं ना किसी
एक इमोशनल रिश्ता भी जुड़ा था। दिव्यांश ना चाहते हुए भी पैंथर को केबिन के अंदर बुला लिया। दिव्यांश ने पैंथर को देखकर कहा, पैंथर, आज बात करने का मूड बिल्कुल नहीं है, प्लीज तुम चले जाओ, जो भी काम है हम कल डिस्कस करेंगे। दिव्यांश इतना सॉफ्ट सिर्फ पैंथर के साथ होता था। पैंथर ने भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सर मैं जानता हूँ अगर आप अपने दिल की बात मुझे नहीं बताएंगे तो किसी को भी नहीं बताएंगे। आप मुझे बता सकते हैं, आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। पता नहीं क्यों दिव्यांश का मन पैंथर को दृष्टि के बारे में बताने का नहीं कर रहा था। दिव्यांश नहीं चाहता था कि पैंथर को दृष्टि के बारे में पता चले। वैसे तो दिव्यांश पैंथर से कुछ नहीं छुपाता था, लेकिन फिर भी आज दृष्टि के बारे में पैंथर से जिक्र करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दिव्यांश ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं कोई बात नहीं, तुम बताओ क्यों आए थे। पैंथर ने कहा, सर मैंने और राजवीर ने रिया की बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें हर जगह से निराशा ही मिली। मैं पिछले हफ्ते ही यह रिया की बहन के हॉस्टल गया था। वहां से पूछताछ की तो पता चला एक लड़की हॉस्टल से भाग गई थी। क्यों भागी किसी को नहीं पता। भागते हुए गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसके सर में गहरी चोट आई और वह मेंटली अपसेट हो गई। उस लड़की को एक एनजीओ में रखा हुआ है। मैं उस लड़की से मिलने गया था, लेकिन वह लड़की किसी से मिलती नहीं और ना ही किसी से बात करती है। सर हमारे पास ना तो रिया की बहन की फोटो है और ना ही हमें उस लड़की का नाम पता है, लेकिन अगर आप मुझे रिया की बहन का नाम बता देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि वह पागल लड़की रिया की बहन है या नहीं। पैंथर के मुंह से यह सुनते ही दिव्यांश का दिमाग खराब हो गया। दिव्यांश ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या कह रहे हो पैंथर, तुम कहना चाहते हो कि रिया की बहन पागल हो गई है। पैंथर इस वक्त दिव्यांश के दिल की हालत समझ सकता था। पैंथर ने बहुत ही ठंडे दिमाग से काम लिया और धीरे से बोला, मैं यह नहीं कह रहा हूँ सर, मैं बस यह कह रहा हूँ कि आप मुझे रिया की बहन का नाम बता दीजिए। मुझे रिया की बहन को ढूंढने में आसानी होगी। बिना किसी फोटो के, बिना किसी नाम के मैं और राजवीर कितना भी उसे ढूंढ ले नहीं ढूंढ पाएंगे। दिव्यांश अंदर से पहले ही टूट रहा था। पैंथर की बात सुनकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लगा। दिव्यांश चेयर पर बैठ गया और अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। दिव्यांश सोच रहा था कि रिया ने एक बार उसे अपनी बहन का नाम बताया तो था, वरना रिया अपनी बहन को हमेशा छोटी छोटी ही कहती थी। तभी दिव्यांश को कुछ याद आया और उसने अपना लैपटॉप उठाया। दिव्यांश ने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाई तो रिया का फेसबुक अकाउंट खुल गया। दिव्यांश की आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर ही गड़ी हुई थी। जैसे जैसे वह रिया की प्रोफाइल देख रहा था, वैसे वैसे दिव्यांश की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। दिव्यांश ने लैपटॉप पैंथर की तरफ घुमाते हुए कहा, वह लड़की। पैंथर ने उस लड़की की फोटो को देखा और कहा, सर इसका नाम। दिव्यांश ने धीरे से कहा, सांझ। दूसरी तरफ शिवाय को बिल्कुल भी सौर्य पर तरस नहीं आ रहा था। शिवाय के एक बार ही कहने से एक आदमी सौर्य के बालों को काटने लगा। वह आदमी सौर्य के बालों को काट रहा था और सौर्य आंखें बंद किए हुए उस आदमी के सामने सर झुकाए बैठा था। आर्या बिना किसी भाव के सौर्य को देख रही थी। सौर्य के बाल जैसे ही कट गए, शिवाय ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, क्या हुआ सौर्य, कैसा लगा? जब कोई पसंदीदा चीज हमारी जिंदगी से चली जाती है तो कैसा फील होता है? तुम हमेशा अपने बालों के लिए पजेसिव रहते थे ना, कोई तुम्हारे बालों को हाथ लगाता था तो तुमसे सहा नहीं जाता था। आज मैंने तुमसे सारे बाल छीन लिए और तुम कुछ नहीं कर सके। सौर्य ने भी मुस्कुराकर कहा, वक्त वक्त की बात है शिवाय, आज तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है और मेरा खराब, लेकिन वक्त पर भरोसा नहीं कर सकते। जिसके साथ वह खराब होता है उसके साथ वह अच्छा भी हो जाता है। ऐसा वक्त भी आएगा जब मेरा वक्त अच्छा होगा और तुम्हारा खराब। उस वक्त मैं तुमसे हर बात का बदला लूंगा। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं शौर्य, इस वक्त तुम्हारा वक्त मेरी मुट्ठी में है। मैं जैसा चाहूं वैसे तुम्हारा वक्त बदल दूं और तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। शौर्य ने भी फिर से हल्का सा मुस्कुराकर कहा, देखते हैं शिवाय कि मेरा वक्त तुम्हारी मुट्ठी में कब तक रहता है।
कहते हैं ना कि वक्त तो रेत की तरह होता है, हाथ से फिसलता जरूर है। मेरा वक्त भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा और जब फिसलेगा तब तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। इस बार शिवाय ने कोई जवाब नहीं दिया और वह मुस्कुराकर अपने कमरे में चला गया। आर्या ने शौर्य को देखा तो उसके पास जाकर इशारों में कुछ कहा। शौर्य ने कहा, नहीं आरू, तुम नहीं करोगी। लेकिन आरू बार बार जिद कर रही थी। शौर्य ने फिर कहा, आरू मैंने कहा ना तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। लेकिन आरू फिर भी जिद कर रही थी। राजवीर से रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया, लिटिल गर्ल क्या कह रही है? कुछ मांग रही है तो दे दो ना। शौर्य ने सुलगती हुई आंखों से राजवीर को देखकर कहा, तुम्हें मेरी आरू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आरू की डिमांड खुद पूरी कर दूंगा। तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और शौर्य के आगे पीछे घूमो। राजवीर ने फिर से बिना किसी भाव के कहा, शौर्य मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम जानते हो कि मैंने खुद को शिवाय को बेच दिया है। अब यह जान और यह सब कुछ शिवाय सर का है। रही बात तुम्हारी बहन की, तो मेरा इरादा गलत नहीं है। जैसे वह तुम्हारी बहन है वैसे ही वह मेरी बहन है। इतना कहकर राजवीर भी वहां से चला गया। लेकिन आरू अब भी किसी चीज को लेकर शौर्य से जिद कर रही थी। फाइनली शौर्य ने उसकी बात मान ली और कैंची लेकर उसके थोड़े थोड़े बाल काटने लगा। शिवाय अपने कमरे से बाहर खड़ा हुआ शौर्य और आरू को देख रहा था। शिवाय को शौर्य की बात तो सुनाई नहीं दी, लेकिन वह इतना समझ गया कि छुई मुई भी बाल कटवाने की जिद कर रही है। शिवाय के चेहरे पर फिर से कड़वी मुस्कुराहट आ गई और उसने तेज आवाज में कहा, इस लड़की के भी बाल काट दो। शौर्य के कानों में जब यह आवाज पड़ी तो उसने भी चिल्लाकर कहा, शिवाय हद में रहो। जब मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ तो तुम मेरी बहन को क्यों घसीट रहे हो? शिवाय ने हंसकर कहा, तुम्हारी बहन खुद ही तो जिद कर रही है और मैं तो तुम्हारी बहन की जिद पूरी कर रहा हूँ। देखते ही देखते शिवाय के बॉडीगार्ड ने शौर्य को पकड़ लिया और आरू ने बिना किसी आनाकानी के अपने सारे बाल कटवा लिए। शिवाय के बॉडीगार्ड ने शौर्य को छोड़ दिया। आरू को यह देखकर शौर्य की आंखों में पानी आ गया। शौर्य घुटनों के बल आ गया और अपनी गर्दन नीचे झुकाकर घुटनों के बल बैठ गया। शौर्य ने देखा कि आरू के चेहरे पर तो कोई इम्प्रेशन ही नहीं, वह तो अपने बाल कटवा कर जैसे सुकून में है। अगले ही पल शौर्य ने अपनी नजर उठाकर गुस्से में शिवाय को देखा और कहा, शिवाय रघुवंशी याद रखना, शौर्य राजपूत का वादा है तुम्हारा दर्द मैंने सूद समेत वापस नहीं किया तो शौर्य राजपूत अपने बाप की औलाद नहीं। शौर्य ने आर्या को अपने पास आने का इशारा किया और आर्या शौर्य के पास चली गई। शौर्य ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और आर्या के सर पर बांध कर बोला, आरू बच्चा, आज के बाद सिर ढक कर रखना, ठीक है? अब आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने अपने कमरे के बाहर खड़े हुए ही जोर से कहा, अगर तुम दोनों भाई बहन का नाटक हो गया हो तो मेरे जूते पॉलिश कर दो। शिवाय ने एक नज़र अपने बॉडीगार्ड को देखा। अगले पल शिवाय ने बॉडीगार्ड मेंशन के सारे जूते शौर्य के पास लाकर रख दिए। शौर्य भी बिना किसी शिकायत के वह जूते पॉलिश करने लगा। आर्या भी शौर्य के पास बैठकर जूते पॉलिश करने लगी। आर्या को ऐसे देखकर शौर्य को दुख भी हो रहा था और कहीं ना कहीं आर्या पर प्यार भी आ रहा था, क्योंकि आर्या बेशक बीमार थी लेकिन शौर्य और दृष्टि की बातों को समझती थी। शौर्य जूते साफ कर रहा था तो आर्या को लगा कि उसे भी अपने भाई के पास बैठकर जूते साफ करने चाहिए, इसलिए वह भी शौर्य के पास कपड़ा लेकर बैठ गई। दोनों भाई बहन मिलकर मेंशन के सारे जूते साफ करने लगे। सुबह से शाम हो गई, दोनों जूते ही साफ करते रहे। फाइनली दोनों ने मिलकर जूते साफ कर दिए। तभी शिवाय तैयार होकर नीचे आया, शायद किसी पार्टी में जा रहा था। शिवाय शौर्य के सामने आकर अपना पैर बढ़ाते हुए बोला, इसे भी साफ कर दो। शौर्य ने चुपचाप शिवाय के जूते साफ कर दिए। शिवाय ने अपने बॉडीगार्ड पर नजर घुमाई और बोला, शौर्य राजपूत, तुम सबके जूते साफ करोगे, सब आकर जूते साफ करवा लो। सारे बॉडीगार्ड ने एक एक करके शौर्य से जूते साफ करवा लिए, लेकिन राजवीर नहीं आया।
शिवाय ने कहा, राजवीर तुम नहीं करवाओगे अपने जूते साफ? राजवीर ने बिना किसी भाव के कहा, सर मेरे जूते पहले ही साफ हैं। शिवाय ने हंसकर कहा, सॉरी, राजपूत के लिए एक इज्जत अब भी है तुम्हारे दिल में, इंटरेस्टिंग। शिवाय ने फिर सॉरी को देखकर कहा, राजवीर तुम्हारे पास नहीं आएगा तो तुम राजवीर के पास चले जाओ। सौर्य बिना किसी शिकायत के अपनी जगह से खड़ा हुआ और राजवीर के पास जाने लगा। सौर्य राजवीर के पैरों को छू पाता उससे पहले ही राजवीर पीछे हट गया और बोला, कोई मुझे टच करे मुझे पसंद नहीं। इतना कहकर राजवीर शिवाय के पीछे जाकर खड़ा हो गया। शिवाय ने राजवीर को हंसकर देखा और फिर पार्टी के लिए मेंशन से जाने लगा। शिवाय ने जाते जाते कहा, तुम दोनों भाई बहन मेंशन में ही नहीं रहोगे, ना ही सर्वेंट क्वार्टर में। चुपचाप गार्डन में किसी कोने में पड़े रहना, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर शिवाय चला गया। सौर्य ने आर्या का हाथ पकड़ा और गार्डन में उसी पेड़ के नीचे आ गया जहां आर्या हमेशा सोती थी। सौर्य ने आज पूरा दिन काम किया था, मेंटली भी और फिजिकली भी, इसलिए वह पेड़ से टिक कर बैठ गया और आर्या ने उसकी थाई पर सिर रख लिया। सौर्य आर्या के सिर को थपथपाया। थोड़ी देर में आर्या सो गई। दूसरी तरफ दिव्यांश ने ना जाने कितनी कितनी ड्रिंक कर ली थी। दिव्यांश ने जब से पैथर की बात सुनी थी, दिव्यांश ने तभी से पीना शुरू कर दिया था। दिव्यांश का दिल मानने को तैयार नहीं था कि रिया की बहन पागल हो गई और उसे इस बात की टेंशन हो गई थी कि कहीं रिया की बहन सच में पागल हो गई तो वह क्या करेगा। जब रिया की डेथ हुई थी तो दिव्यांश इंडिया में नहीं था। जब वह एक्सीडेंट हुआ था तब रिया भी उसी गाड़ी में थी। रिया ने शिवाय की बाहों में दम तोड़ा था। रिया ने मरते हुए शिवाय से वादा लिया था कि वह उसकी बहन को ढूंढ कर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। शिवाय ने मरती हुई रिया को वादा भी किया था, लेकिन वह वादा पिछले 1 साल में ना तो शिवाय निभा पा रहा था और ना ही दिव्यांश। दिव्यांश अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वह आज घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन पैथर ने उसे जैसे तैसे संभाल कर रघुवंशी मेंशन पहुंचा दिया था। दिव्यांश ने गेट खटखटाया तो बबीता ने खोला। ना जाने क्यों दिव्यांश ने बबीता से पूछा, वह लड़की कहाँ है? बबीता ने कहा, सर वह तो आपके कमरे में ही है। दिव्यांश लड़खड़ाता हुआ दृष्टि के कमरे की तरफ चला गया। बबीता अंदर ही अंदर सहम गई थी। उसे लगा पता नहीं दिव्यांश इस हालत में दृष्टि के साथ क्या करेगा, लेकिन एक नौकर होने की वजह से वह कुछ कर नहीं सकती थी। दिव्यांश लड़खड़ाता हुआ दृष्टि के कमरे में चला गया तो उसने देखा दृष्टि ने रिया की नेवी ब्लू कलर की एक जाजट की साड़ी पहनी थी और खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी है। दिव्यांश तो पहले ही अपने होश में नहीं था। उसने दृष्टि को देखकर समझ लिया कि वह रिया है। दिव्यांश ने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया और पीछे से दृष्टि को गले लगाकर उसकी गर्दन पर अपना मुंह छुपाते हुए कहा, रिया तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? दूसरी तरफ शिवाय एक 5 स्टार होटल के कमरे में बैठकर किसी के साथ डील फाइनल कर रहा था। शिवाय ने डील फाइनल करने के बाद उस कमरे से निकलकर पार्टी हॉल में चला गया। पार्टी हॉल में एक आदमी एक लड़की के साथ बार बार क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। शिवाय उन दोनों को देख रहा था। वह लड़की बार बार उस आदमी को धक्का दे रही थी। वह आदमी देखने में 40 की उम्र का होगा और वह लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 19 साल की होगी। उस लड़की की हाइट करीब 5 फुट 2 इंच थी। देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसने एक पिच कलर का सिंपल सा गाउन पहना हुआ था, बालों का बंद बनाया हुआ था और छोटे छोटे इयररिंग्स, लेकिन उसमें भी वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पता नहीं क्यों जब वह आदमी उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था तो शिवाय को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शिवाय ने इग्नोर करने की सोची। शिवाय ने मन ही मन कहा, जब उसका पास आना पसंद नहीं तो ऐसे कस्टमर बनाते ही क्यों हैं। थोड़ी देर बाद शिवाय का फोन वाइब्रेट होने लगा और शिवाय उस फोन को लेकर पार्टी हॉल से बाहर चला गया। शिवाय ने फोन रिसीव किया और थोड़ी बातें की। करीब 15 मिनट बाद शिवाय ने फोन काट दिया और वापस पार्टी हॉल के अंदर चला गया। शिवाय ने नजर घुमाकर देखा तो वह लड़की और वह आदमी उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। शिवाय के दिल ने कहा, सोच मत, शिवाय उस लड़की को बचा ले। शिवाय हमेशा अपने दिल की सुनता था। शिवाय ने अब एक पल भी नहीं गंवाया और भागता हुआ उस लड़की को होटल के रूम में ढूंढने लगा। क्या शिवाय उस लड़की को बचा पाएगा? आखिर क्या होने वाला है आगे जानने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।